पुतिन के युद्ध को जिंदा रखने वाली वित्तीय जीवन रेखा अब कटने वाली है। ट्रंप ने अभी अभी एक बड़ा ऐलान किया है कि भारत अब रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। यह वो खबर है जो पुतिन बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भारत और चीन ही इस युद्ध को चलाए रखने के लिए आखिरी कमाई के स्रोत बन गए थे। भारत सार्वजनिक रूप से इन दावों से इनकार करता है, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि विश्वासघात शुरू हो चुका है। भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने अपनी रूसी तेल की खरीद 45% तक घटा दी है, जो एक विनाशकारी बदलाव है और इसने क्रेमलिन को अपनी छूट दोगुनी करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह रूस की आखिरी और हताश कोशिश है। पुतिन इतनी छूट दे रहे हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था सहन नहीं कर सकती, क्योंकि भारत ने खरीदना बंद किया तो रूस का तेल बाजार टूट जाएगा। युद्ध का अंत ऐसे ही होता है। यह सब उस बयान से शुरू हुआ जो राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह ऐसा युद्ध है जिसे रूस को पहले ही हफ्ते में जीत लेना चाहिए था। और वे चौथे साल में जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि यह रुक जाए। तो मैं खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा था, और आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये बड़ी रोक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। शायद ये बड़ी खबर है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्या आप कहेंगे कि तेल नहीं होगा? वह अब रूस से तेल नहीं ले रहा है। ये शुरू हो गया है, तुरंत नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा एक प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया जल्द ही खत्म होने वाली है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया दी और कई लोग कह रहे हैं कि वे ट्रंप की बातों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बयान में ऐसा नहीं कहा गया है। इसे आप खुद देखिए। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना हमारी लगातार प्राथमिकता रही है। इसमें हमारे ऊर्जा स्रोतों का विस्तार करना और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार विविधता लाना शामिल है। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की रुचि जताई है। चर्चाएं जारी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह ट्रंप के कहे का खंडन है, लेकिन यह पुष्टि भी नहीं है। आप इसे दो तरह से देख सकते हैं। पहला, भारत ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वे बहुत कूटनीतिक तरीके से उनके कहे का खंडन कर रहे हैं। ठीक है। या आप इसे दूसरे तरीके से देख सकते हैं, वे ट्रंप की बात की पुष्टि नहीं करना चाहते, तो वे रूस को नाराज न करने के लिए एक कूटनीतिक तरीके से बयान जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है कि भारत किसी वजह से रूस को एक बहुत मजबूत सहयोगी की तरह मानता है। तो ये दो संभावित परिदृश्य हैं, और यहीं पर मैं आपको वो बयान दिखाना चाहता हूं जो भारत ने कुछ महीने पहले जारी किया था। आप लोगों को याद है, अगस्त में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर 25% सेकेंडरी टैरिफ साइन किया था। ये एक तरह की सजा थी ताकि भारत खरीदना बंद कर दे। इस समय भारत ने तुरंत कहा था कि वे अमेरिकी टैरिफ के बावजूद रूसी तेल खरीदना नहीं रोकेंगे। यहाँ कोई कूटनीति नहीं थी। बात जितनी साफ हो सकती थी उतनी साफ थी। अब वे इस बार भी वही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यह किसी बात की ओर इशारा करता है, शायद यह उसी की ओर इशारा कर रहा है। भारत इस बात को लेकर उतना आश्वस्त नहीं है कि वे रूसी तेल खरीदना जारी रखना चाहते हैं या नहीं। मैं आपको कुछ महीनों का डेटा दिखाना चाहता हूं, ताकि आप देख सकें भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा है और यह बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन डेटा पर जाने से पहले एक बात जो बहुत से लोग मिस कर गए, वह थी संयुक्त राष्ट्र महासभा। हर देश या लगभग हर देश वहां था और हर किसी की लगभग हर किसी से मुलाकात हुई। असल में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात की और भारतीय विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ व यूक्रेनी मंत्रियों से भी मुलाकात की। अब समझ आया, ये सप्ताहांत व्यस्त था। एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में बहुत सारी खबरें आईं, इसीलिए हर कोई सब कुछ कवर नहीं कर रहा था। असल में हमने तो इसे कवर भी नहीं किया, लेकिन भारत के साथ उनकी बैठक के बाद जेलेंस्की और यूरोपीय संघ के नेताओं ने बहुत दिलचस्प बयान दिए। इसे देखिए। क्या आपको लगता है ऐसा होगा?
मुझे लगता है ईरान हमारे पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि हम कभी अमेरिका के पक्ष में नहीं होंगे। मुझे लगता है कि भारत ज्यादातर हमारे साथ है। हाँ, ऊर्जा पर सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप इसे यूरोपियनों के साथ संभाल सकते हैं और भारत से मजबूत संबंध बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि भारतीय पीछे न हटें और वे रूसी ऊर्जा क्षेत्र के प्रति अपना रवैया बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है चीन के साथ मामला ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये आज के लिए नहीं है। उनके हित में नहीं है कि वे रूस का समर्थन न करें। एक बहुत ही समान संदेश फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूप्स ने भी दिया था। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं जानना चाहती हूं कि आपके अनुसार चीन, भारत और रूस के मजबूत होते गठबंधन को हम कैसे देखें? मुझे लगता है कि वहां बहुआयामी विदेश नीति अपनाई जा रही है। मुझे लगता है रूस और चीन में सीधा संबंध है। 1990 के शुरुआती दशक में चीन और रूस की अर्थव्यवस्थाएं लगभग बराबर थीं। अब चीन रूस से 10 गुना बड़ा है और वास्तव में अपने तेल की खरीद, गैस की खरीद और तकनीकी आदान प्रदान के साथ ये रूस को युद्ध जारी रखने की संभावना देता है। वहाँ बहुत करीबी संबंध है। फिर बेशक भारत के साथ, आप जानते हैं भारत यूरोपीय संघ का बहुत करीबी सहयोगी है और निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का भी, तो मैं उन्हें एक ही टोकरी में नहीं डालूंगा। लेकिन भारत स्पष्ट रूप से एक उभरती हुई महाशक्ति है। इसके पास जनसंख्या है, इसके पास अर्थव्यवस्था है जो इसके पक्ष में है। मैं हमेशा कहता हूं कि पश्चिम के लिए भारत से जुड़ना और साथ काम करना जरूरी है। अब जाहिर है मैं समझता हूं कि ये सब बातें ही हैं। बातें करना आसान है, असली मायने काम के होते हैं। आइए देखें कि हाल के महीनों में भारतीय रिफाइनरियां कैसे काम कर रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अप्रैल सितंबर में भारत के रूसी तेल आयात में 8% से अधिक गिरावट आई। भारतीय रिफाइनरियों ने वास्तव में अपने आयात को मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर स्थानांतरित कर दिया। असल में पिछले 2 वर्षों में भारत का अमेरिकी तेल आयात अब तक के सबसे उच्च स्तर पर रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार वे अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और भारतीय तेल खरीद पर अधिक खर्च करना चाहते हैं, जो कि जाहिर है रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है। असल में भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने पिछले कुछ महीनों में रूस से अपनी तेल खरीद लगभग आधी कर दी है। यह जून में 11 मिलियन बैरल से घटकर सितंबर में लगभग 60,000 बैरल रह गया। प्रतिदिन यह लगभग 45% की गिरावट है, तो निश्चित रूप से यह बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। असल में ये आयात स्तर मई 2022 के बाद से सबसे कम है। अब एक तरीका जिससे हम इसे समझ सकते हैं, और मैं कहूँगा कि यह काफ़ी स्पष्ट समझ है, ये सरकारी स्वामित्व वाली रिफाइनरियाँ हैं। तो भारतीय सरकार उन्हें बता रही है कि वे तेल कहाँ से खरीद सकते हैं और कहाँ से नहीं। यह कि वे खरीद कम कर रहे हैं जबकि रूसी तेल छूट पर मिल रहा है, यह काफ़ी बताता है कि भारतीय नीति किस दिशा में जा रही है। छूट की बात करें तो रूसी सरकार ने इसे नोटिस कर अपने तेल पर दी जाने वाली छूट दोगुनी कर दी है। अब यह खबर 1 हफ्ते पुरानी है, तो यूक्रेन युद्ध के हिसाब से देखें तो यह लगभग 7 साल या कुछ ऐसा ही है। सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। यह साफ है कि अगर भारत खरीदारी धीमी करेगा तो पुतिन और ज्यादा छूट देने को तैयार रहेंगे। अब यह एक ऐसी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। हम इसके बारे में 1 सेकंड में बात करेंगे। जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यह कुछ घंटे पहले की बात है। भारतीय तेल रिफाइनर यानी निजी रिफाइनरियों के मालिक, न कि सरकारी रिफाइनरियों के, उन्होंने ब्लूमबर्ग को बताया कि वे उम्मीद करते हैं कि वे रूसी तेल की खरीद को कम करेंगे। पूरी तरह बंद नहीं करेंगे, पर साल के अंत तक जरूर कम कर देंगे। वे बस भारतीय सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जो जैसा कि हमने बात की थी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है। यहीं पर मैं थोड़ा सा गणित समझाना चाहता हूं जो भारतीय पक्ष कर रहा है। हम केवल आसान बनाने के लिए गोल आंकड़े लेंगे, क्योंकि यहाँ संख्याएं मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह है कि भारत और अमेरिका अपने फायदे नुकसान तौल रहे हैं। माना भारत रियायती रूसी तेल खरीद कर रिफाइन कर दूसरे देशों को बेचकर $100 कमा रहा है, और दूसरी ओर वे संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करके भी $100 कमा रहे हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% सेकेंडरी टैरिफ की घोषणा की, तो मान लीजिए भारत का मुनाफा $100 से घटकर $75 हो गया।
हमें सही कमी नहीं पता, पर आसान गणना के लिए इसे $75 मान रहे हैं। अब यही वह समय था जब भारत ने गणना करना शुरू किया, यह कहते हुए, अरे अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदते तो हमें कितना मुनाफा होता, लेकिन अगर हम इसे सऊदी अरब, इराक या अमेरिका से खरीदते जहां कोई छूट नहीं मिलती, और अगर भारत मान लीजिए 80 जैसा कोई आंकड़ा निकालता है जो कि अमेरिका से मिलने वाले मुनाफे से ज्यादा है, वे रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब से खरीदकर $80 और अमेरिका को निर्यात कर $100 कमा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत खरीदना बंद कर देगा। हमें नहीं पता कि ऐसा ही है या नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर ऐसा होता तो वे खरीदना बंद कर देते। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा होता तो पुतिन आ जाते और वह कहते, अरे सुनो, मैं तुम्हें और बड़ा डिस्काउंट दे सकता हूँ ताकि जो पैसा तुम अमेरिका के टैरिफ से खो रहे हो उसकी भरपाई हो सके। यहीं भारत फिर से गणना करेगा और देखेगा कि वे फायदे में हैं या नहीं। अब इसी तरह अगर पुतिन छूट दे सकते हैं तो अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है। साथ ही अमेरिका यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम व अन्य देशों को जिन पर भारत निर्भर है टैरिफ बढ़ाने से मना कर सकता है। और असल में यही तो ट्रंप प्रशासन लगातार कर रहा है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भारत और चीन पर रूस से आयात कम करने का दबाव बढ़ा रहे हैं। सिर्फ 2 दिन पहले बुधवार को यूनाइटेड किंगडम ने 2 रूसी कंपनियों, एक चीनी रिफाइनरी और एक भारतीय रिफाइनरी पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाए। इस रिफाइनरी का नाम नयारा है। यह वही रिफाइनरी है जिस पर यूरोपीय संघ ने कुछ महीने पहले प्रतिबंध लगाए थे और यह भारत के लिए अहम है। सबसे पहले यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसका मतलब है कि भारत के पास रिफाइनिंग के लिए बहुत बड़ी क्षमता है। लेकिन इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह रिफाइनरी पूरी तरह से रूसियों के स्वामित्व में है। 49% हिस्सेदारी रोसनेफ्ट के पास है, जो कि सीधे तौर पर रूसी सरकारी तेल कंपनी है। लेकिन बाकी 49% भी एक इतालवी रूसी हेज फंड के पास है। तो मेरी गणना के हिसाब से ऐसा लगता है कि कम से कम 70%, शायद 100% तक रूसियों के स्वामित्व में है। यही वजह है कि रूस के अंदर यह एकमात्र रिफाइनरी है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ महीने पहले यूरोपीय संघ के प्रतिबंध से इसे बड़ा झटका लगा और ग्राहकों के लिए भागदौड़ करनी पड़ी। यह अब इराक, अमेरिका या सऊदी अरब से तेल आयात नहीं कर सकता था जिन पर निर्भर था। यह रूसी तेल आयात कर रहा था, लेकिन यह मध्य पूर्व से भी तेल ले रहा था और बाद में यह ऐसा नहीं कर सका। यह अपना तेल यूरोप नहीं भेज सकता था क्योंकि कई देश यूरोपीय संघ के द्वितीयक प्रतिबंधों से बचना चाहते थे। वे लगभग पिछले 1 महीने से बंद थे और अब वे फिर से शुरू होने लगे थे। और तभी 2 दिन पहले यूके ने फिर से उन पर हमला किया। यह भारत के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में लगता है और यह बस एक संदेश है कि अगर भारत तेल खरीदना जारी रखता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव और बढ़ेगा। तो क्या भारत खरीदना बंद कर देगा? यही समस्या है। हम नहीं जानते, क्योंकि यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि पुतिन कितनी छूट देने वाले हैं और पश्चिमी देश कितनी सख्त पाबंदियां लगा सकते हैं। और यही समीकरण है और यही गणित हर कोई कर रहा है, सिर्फ भारतीय ही नहीं। और यही गणित पश्चिमी राजनेता भी कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि रूसी राजनेता भी वही गणित कर रहे हैं। हमें नहीं पता भविष्य क्या होगा, लेकिन पिछले 2 महीनों को देखकर ऐसा ही लगता है। भारत अपनी खरीदारी कम कर रहा है, जो सभी के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन पुतिन, अगर आप लोग ऐसी अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। हम इस साल के अंत से पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका सब्सक्राइब करना वाकई हमारी मदद करता है।